हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। आज ये तीसरी क्लास है। ये क्लास जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी और यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे गारशा दत्ताशी को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गारशा दत्ताशी का इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार कौन है? गारशा दत्ताशी फ्रेंच विद्वान है। कैसे विद्वान है? फ्रेंच विद्वान है। प्रकाशक संस्था क्या है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। गारशा दत्ताशी का इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। फ्रेंच विद्वान है। प्रकाशक संस्था है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। इसका प्रकाशन वर्ष जो है इस्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष 2 संस्करण में हुआ। कितने संस्करण में? 2 संस्करण में। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं। यहाँ पे प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं और द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। ओके। प्रथम संस्करण का जो प्रथम भाग है वो 1839 ईस्वी में हुआ। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रथम संस्करण का जो दूसरा भाग है ये 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ओके, आगे देखेंगे द्वितीय संस्करण। इसका जो द्वितीय संस्करण है इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है ये भी 1870 ईस्वी में हुआ और तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, आगे चलें। इसका अर्थ है इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका अर्थ क्या है? इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार का अर्थ है हिस्ट्री, हिस्ट्री दे, लिटरेतुर यानी लिटरेचर, एंदुई मतलब हिंदवी, ये हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी। इसका हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास। ओके, मुसलमानों की, यहाँ मुसलमानी हो गया, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मुसलमानों की भाषा जिसमें अरबी फारसी के शब्द की प्रधानता है। हिंदुओं की भाषा जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। इस्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसकी विशेषता है यह फ्रेंच भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गारशा दत्ताशी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में रचित है? तो ये फ्रेंच भाषा में रचित है। यह जो है वर्णा अनुक्रम पद्धति में लिखा गया। किस पद्धति में लिखा गया? वर्णा अनुक्रम पद्धति में। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का आधार ग्रहण किया गया है। इसमें क्या किया गया है? अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का आधार ग्रहण किया गया है। इसका जो है काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ प्रसार हो गया है, मिसप्रिंट है, यहाँ होगा प्रयास। जो गारशा दत्ताशी का इतिहास ग्रंथ है उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में विचार नहीं किया गया है। इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? 738 हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गारशा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ में कुल रचनाकार कितने हैं? 738 हैं। ओके, आगे चलें। हिंदी के रचनाकार 72 हैं, शेष उर्दू के हैं। इनके इतिहास ग्रंथ में कुल रचनाकार 738 हैं, जिसमें से हिंदी के रचनाकार 72 हैं और शेष सभी रचनाकार जो हैं उर्दू के हैं। ओके, वह कवि जिसका सबसे पहले उल्लेख किया गया वह कौन सा कवि है? अंगद है।
और वह कवि जिसका सबसे अंत में उल्लेख किया गया वो है हेमंत पंत। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें। आगे हम देखेंगे काल विभाजन के संबंध में गार्शा दत्ताशी का कथन क्या है। गार्शा दत्ताशी का कथन है, यदि मैंने काल क्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, दूसरे में उनको रखता जिनका काल संदेहात्मक है, और तीसरे में उनको रखता जिनका काल अज्ञात है। दोषों की दृष्टि से मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। ओके, आगे हम देखेंगे गार्शा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गार्शा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ के अनुवादकर्ता कौन कौन से हैं। तो इसके अनुवाद करता है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम संस्करण के दोनों भागों का अनुवाद 1848 ईस्वी में किया। मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम संस्करण के दोनों भागों का अनुवाद कब किया? 1848 ईस्वी में किया। किस नाम से किया? क्रमशः तबकात ससुरा व तजकिरा ए सुवराई हिंदी नाम से किया। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल 104 रचनाकार थे। कितने रचनाकार थे? 104। इनमें हिंदी के रचनाकार 60 थे। ओके, गार्शा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। गार्शा दत्ताशी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कब किया? 1952 ईस्वी में। किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इसमें रचनाकार कितने हैं? इसमें कुल रचनाकार 358 हैं। कितने हैं? 358 रचनाकार हैं। हिंदी के 220 रचनाकार हैं। ओके, आगे देखेंगे। इसका प्रकाशन संस्था क्या है? इसका प्रकाशन संस्था हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज थी। ओके, क्या थी? हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। विशेष तथ्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कविवृत्ति संग्रह कहा। ओके, आगे हम देखेंगे शिव सिंह सरोज को। शिव सिंह सरोज रचनाकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं। शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं। और इसका रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी है। कितना है? 1883 ईस्वी। प्रकाशक संस्था क्या है? प्रकाशन संस्था इसका है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज नाम से, उसका प्रकाशक संस्था क्या है? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ। रचना काल इसका 1883 ईस्वी। इसकी पद्धति क्या है? वर्णा अनुक्रम पद्धति। इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? 1003। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें रचनाकारों की संख्या कितनी है? 1003। ओके, आगे देखेंगे। यह इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया। यह हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगर पूछे हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और फ्रेंच भाषा में गार्शा दत्ताशी का है इस्तवार दाला लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? पुष्य या पुंड्र को माना। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। गार्शा दत्ताशी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है, और यहाँ पे शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। शुक्ल जी ने इसे भी कविवृत्ति संग्रह कहा है।
शुक्ल जी ने क्या कहा है? कविवृत्त संग्रह कहा है। आगे हम देखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके रचनाकार कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में हुआ। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन जो है पत्रिका के विशेषांक के रूप में पूछा जाए तो 1888 ईस्वी बताना है, और पुस्तकाकार रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ? 1889 ईस्वी में। ओके। इसका प्रकाशक संस्था क्या है? प्रकाशन संस्था है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन संस्था पूछे तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बताना है। ओके। इसकी पद्धति क्या है? काला अनुक्रम पद्धति। आंशिक रूप से विधेयवादी पद्धति का प्रयोग भी इसमें किया गया है, और इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ओके। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? इसमें अध्यायों की संख्या जो है 12 है। कितने अध्याय हैं? 12 हैं। इसमें शामिल रचनाकार 952 है, सभी हिंदी के हैं। ओके। काला अनुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। यह ठाकुर श्री सेंगर का पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। ओके। इसमें जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्वेश्चन बन सकता है ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना ही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 खंडों में बांटा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को कितने खंडों में बांटा है? तो 11 खंडों में बांटा है। ओके। 11 खंड कौन कौन से हैं? इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। तो ये ट्रिक है चाप जायसी बे मुगल तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में। चाप से चारण काल, जायसी 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। चाप जायसी बे मुगल तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में। यहाँ च से होगा चारण काल, च से चारण काल, प से 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी से होगा जायसी की प्रेम कविता, बे से ब्रजभाषा का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, तुलसी से तुलसीदास। आगे देखेंगे रे से होगा रीति काव्य, रीति काव्य, फिर तुलसीदास है तुलसी के अन्य परिवर्ती। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला 12वां भाग है विविध। एक टिप्पणी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें कालखंड न मानकर अध्यायों नाम मात्र मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जो है कालखंड न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। इसे सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इसे सही अर्थों में क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। किसका? ग्रियर्सन का। हिंदी अनुवादकर्ता जो है किशोरीलाल गोस्वामी है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा अनुवादकर्ता कौन है? किशोरीलाल गुप्त। आगे हम देखेंगे मिश्र बंधु को। मिश्र बंधु जो है 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ओके। यहाँ पे गणेश, यहाँ पे स रहेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ सुखदेव नहीं होगा, सुखदेव होगा।
क रहेगा, ख नहीं, सुखदेव मिश्र। ओके, इसके रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु विनोद हैं। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ओके, इसका प्रकाशक संस्था क्या है? नागरी पंचाणी सभा काशी। इसकी पद्धति क्या है? कालानुक्रम पद्धति। इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? 4591, लगभग 5000। इसके विशेष तथ्य क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। इसके विशेष तथ्य हैं, यह इतिहास ग्रंथ नागरी पंचाणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए बनाई गई समिति के खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोतों का आधार ग्रहण किया है। वो कौन कौन से स्रोत हैं आगे हम देखेंगे। जैसे ये कवियों के स्वरचित ग्रंथ, दूसरा है शिव सिंह सरोज, तीसरा है ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ और चौथा है मुंशी देवी प्रसाद के लेख, पांचवा है नागरी पंचाणी सभा काशी खोज की रिपोर्ट। अगला पॉइंट है, इतिहास लेखन में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मिश्र बंधु विनोद ने किया। कवियों या रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित की गई। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया। ओके, आगे हम देखेंगे। इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक कवि को एक संख्या प्रदान की गई है। ग्रेशन की पद्धति का अनुकरण किया गया है। इसमें मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्यकार किसे माना है? तो गोरखनाथ को। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास उपजीव्य ग्रंथ यानी आधार ग्रंथ इसको माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आधार माना है। ओके, आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।